नंबर 81 पे। तो आपके पास बुक जो है वो होगी। ऑब्वियसली हम पहले इसके लर्निंग आउटकम थोड़े से देख लेंगे और उसके बाद फिर पोएम को पढ़ेंगे और इसकी समरी जो है और एक्सरसाइज तरफ जाएंगे। तो लर्निंग आउटकम इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि हम ये पढ़ क्यों रहे या इसका आखिर में हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है या एक्सरसाइज इसकी करनी है। तो ये जहन में आपके हो के ज़्यादा बेहतर तौर पर आप जो है कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग आउटकम का फर्स्ट हिस्सा है जो मैं पढ़ता हूँ, कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ अहम है इसमें वो है की थीम। की थीम जो है यानी जो मेन आइडिया है पोएम का, जिस मकसद के तहत ये पोएम लिखी गई है या जो चीज़ इससे हमें जो मालूमात हमें दी जा रही है उसका हमें पता चल रहा है। तो क्योंकि स्टॉपिंग बाय फुट ऑन स्नोई इवनिंग जो है इसमें दो तीन चीजें जो इसके नाम से जाहिर हो रही हैं। स्टॉपिंग बाय फुट रुकना किसी मंजिल पर और स्टॉप करना और फिर जो है मौका जो है वो स्नोई इवनिंग का है यानी एक मंजिल कशी की गई है इसमें। तो नाम से जाहिर है कि जो जाहिर इसका मीनिंग बनता है कि किसी जगह पर एक शख्स जो है ये शायर पे रुकता है और मौका है इवनिंग वक्त है इसका। अब थीम जो है वो इसके बाद फिर हम जब इसे पढ़ लेते हैं तो वो हमें वाज़ेह हो जाता है कि क्या क्या इसमें चीज़ें और इंक्लूड होती हैं। नंबर 2 है आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम। वो जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जो है ये जान सकें कि ये जस्ट इमेजिनरी पोएम है या किसी ने हकीकतन इसमें अपने जो है वो जज्बात लिखे और उसके बाद अपने तसव्वुरात में जो कुछ भी है उसका पर्सनल व्यू है या जस्ट इमेजिनरी है। और अगर इमेजिनरी हो तो फर्क ये होता है कि फिर हम उसको जो है वो उसके डीप मीनिंग में नहीं जाते और उसको सिर्फ एक इमेजिनरी तौर पे एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन अगर जो है किसी की वाकई जो पोएम है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो फिर हम उसे 2 लेवल्स पर जो है वो डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ये चीज़ें मैं अभी बाद में बताऊंगा कौन से 2 लेवल हैं क्या है। और समरी में ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो लाजमी इसका हिस्सा होती है समरी का और इस वजह से जो समरी है वो ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है और उसका मीनिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। Well, number 3 is identify alliteration in the poem. Alliteration is a repetition of consonant sound. Consonant sound होती है जो वॉल के अलावा आती है, यानी ए ई आई ओ यू से जो डिफर करने वाली आवाजें हैं इंग्लिश अल्फाबेट की, जैसे बी सी डी एफ जी एच वगैरह वगैरह, बाकी आपको पता है। तो इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये हमें इसकी रेपिटेशन जो होती है यानी एक ही सेम कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से अगर कुछ वर्ड्स शुरू हो रहे हैं एक लाइन में तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल बनो। तो एलिट्रेशन का मैं यहाँ पे वैसे जस्ट आपको मालूमात के लिए लिख देता हूँ एलिट्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमने इसको तफसील से पढ़ना भी है। रिपीटेड consonant sounds। साउंड्स कर लें या अल्फाबेट्स कर लें। साउंड इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो लैंग्वेज है वो साउंड का नाम होता है, अल्फाबेट उसकी सिर्फ सिंबल्स होते हैं। इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोएम। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी वो ख्यालात होती हैं जो कि सोचता है, मेंटल इमेजेस जिसको कहते हैं, कि जो इंसान सोचता है कि ऐसा इस सूरत हाल में ऐसा हो तो ये कुछ नतीजा निकलेगा। तो ये जस्ट उसका एक जहनी ख्याल होता है, मेंटल इमेज होता है, उसको इमेजरी कहते हैं। फिर इसको भी हम जो है तफसील से पढ़ेंगे तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैराफ्रेज एंड समराइज द पॉइंट, ये मेन पार्ट होता है जो पोएम है इसका, कि आपको समरी किस तरह की करते हैं
और समरी में क्या क्या चीजें जो है शामिल होती हैं, फिर पैराफ्रेजिंग और समरी में क्या फर्क होता है। पैराफ्रेजिंग जो होती है वो किसी केवल जो स्टैंजा होता है पोएम का, उसको जो आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में दोबारा रीराइट करना होता है और उसको कहते हैं। और लेकिन उसके साथ कुछ लाजमी चीजें होती हैं जो सिर्फ, क्योंकि पैराफ्रेजिंग अमूमन हम लोग जो है यहाँ के मतलब के बोर्ड के हवाले से नहीं करते, समरी पर ज्यादा जोर जो है बोर्ड वाले भी देते हैं और इसी तरह फिर बाकी स्कूलों को भी करना पड़ता है, टीचर्स को करना पड़ता है। तो पैराफ्रेजिंग का जस्ट फिर यही एक्सप्लेनेशन होती है कि ये आसान जुबान है और स्टूडेंट इसको वाकई यही समझता है कि जस्ट चार अगर स्टैंजा की लाइनें हैं तो उनको चार सीधी साधे जुमलों में कन्वर्ट कर दे और पैराफ्रेजिंग होगी। तो इतना आसान पैराफ्रेजिंग नहीं होती। पैराफ्रेजिंग में भी कुछ असूल हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और फिर उसको किया जाता है। तो वो भी थोड़ा बहुत जो है समरी के साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब समरी और इसमें डिफरेंस बताऊंगा। Respond to the point by giving a personal point of view. Personal point of view लास्ट में जो समरी लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो जो है अमूमन हमारा मकसद ये होता है कि जल्द से जल्द काम हो और आसान से आसान हो, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ हेल्पिंग चीज़ें जो है वो यूज़ कर ली जाती हैं, स्टूडेंट देते हैं। तो इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के ही दूर रह जाता है। लेकिन हकीकत में जो समरी हकीकी तौर पे अगर समरी का जो एक पैटर्न है या करने का तरीकाकार है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की भी बड़ी अहमियत है। और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए अहम भी होता है कि ये ही इस बात को समझने में मदद देता है। मसलन अगर आप किसी ने समरी लिखी है, मैंने लिखी है और मैं किसी को चेक करवाना चाहता हूँ, तो उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि मुझे समरी की बहुत अच्छी समझ आ रही है? वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आती है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखें कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में आखिर में 2-3 लाइनों का, एक लाइन का ये लाजमी दिया करें, ताकि इससे ये आपको समझ आ जाती है। वो कैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन बार ये बताना सीखा। एंड लास्ट में है जी यूज एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। ऑब्वियसली फ्रेज, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन तीनों को अलग अलग भी हम समझेंगे और एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को कंबाइन सूरत में भी हम दोनों को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। मैं इसको पढ़ता हूँ, थोड़े से मीनिंग इसके बताता हूँ जहाँ पे मुश्किल है, ताकि आपको इसका मेन जो थीम है, की थीम जो है वो समझ आ जाए, इसका जो फ्लो है पोएम का वो आपको समझ आ जाए, और उसके बाद फिर आप इसकी समरी करेंगे। वो कहाँ से करनी है वो भी मैं बता दूंगा। ऑब्वियसली जो है ये सारी चीजें जो है करनी है। Whose words these are? I think I know. किस शख्स की मलकियत है ये जंगल, ये दरख्तों के झुंड जो है, ये जो जमीन है किसकी मलकियत है? मेरा ख्याल है मुझे पता है। His house is in the village though. अगरचे कि उसका हाउस, उसका घर दूर गांव में है। He will not see me stopping me. वो मुझे यहाँ पर रुकते नहीं देख रहा। To watch his woods fill up with snow. ना ही उसे ये पता चल रहा है कि उसके जंगल में जो दरख्त है, जो जमीन है, इर्द-गिर्द की जो माहौल है वो बर्फ से ढका हुआ है। अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इससे थोड़ा सा हमें अंदाजा होता है कि जो इसका लिखने वाला है वो इसका शायर ही है, क्योंकि उसने आई का जो प्रोनाउन है वो यूज किया है और उसके बाद उसने जो चीजें बयान की है उसके लिहाज से ये उसका पर्सनल एक व्यू मालूम होता है। तो यहाँ से अंदाजा होता है कि जो लिखने वाला है वो जो शायर यानी कि वही इसका इस पोएम का असल मेन कैरेक्टर भी है। ठीक है, स्पीकर भी है और मेन कैरेक्टर। दूसरी बात ये करता है कि ये जंगल किसका है, मुझे शायद अंदाजा है, मुझे पता है। यहाँ से एक और चीज मालूम होती है कि अमूमन पॉइंट जो होती हैं, जो पर्सनल
एक्सपीरियंसेस के साथ लिखी जाती हैं, उसमें 2 लेवल जो पोएम के हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। 2 पॉइंट लेवल्स जो है कौन से होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है उसका ज़ाहिरी या ऑब्वियस मीनिंग, जो सिंपल सा नजर आ रहा है, जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया इन सेंटेंसेस को और आपको समझ आ गई कि ये एक शायर जो है वो ट्रैवलर भी है, वो एक सफर पर रवाना होता है और वहाँ की एक जो सीनरी है, एक रूदार है उन जगहों की, वो लिख रहा है। तो ये एक पर्सनल इसका ऑब्वियस एंड जो जाहिरी इसका मीनिंग है वो आपको समझ आ गया। जब पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे जाते हैं तो उसका एक और मकसद भी होता है। सिंपल ये तो नहीं ना कि सफर की रूदार लिखी है तो इसमें तो शायरी होगी। शायरों का अमूमन जो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये भी है कि इसके अंदर एक हिडन मीनिंग भी होता है। तो यहाँ पे हमें जो हिडन मीनिंग नजर आ रहा है वो है वुड्स, जो इस दुनिया के एक इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल किया है। शायर खुद जो है वो अपने आप को ह्यूमैनिटी, इंसानियत का रिप्रेजेंटेशन करार देता है। यानी वो कहता है कि मैं अगर अकेला इंसान हूँ, मेरी जिस तरह बाकी इंसानों को शुमार किया जाए और ये जो वुड्स है, ये जो जंगल है, इसको दुनिया समझा जाए। तो इसका जो मालिक है वो अगरचे के दूर गांव में, वैसे तो उसने गांव लिखा है लेकिन वैसे मतलब इसमें है कि दूर है, हमें वो नजर नहीं आता जी, लेकिन जो उसको जो सूरत हाल है वो उसका अंदाजा है। नेक्स्ट है जी, माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विक। मेरा घोड़ा जो है वो इसको बड़ा अजीब समझ रहा है, यानी मेरा यहाँ पर रुकना बड़ा अजीब समझ रहा है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर कहीं भी करीब कोई फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस पे वर्ड मीनिंग जो है वो भी साथ साथ थोड़े से करते जाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। वुड्स अमूमन लकड़ियों के अलावा जो जंगल है उसके लिए भी यूज होता है। जब ये प्लूरल फॉर्म में आता है तो अमूमन इसको फॉरेस्ट कह सकते हैं, जंगल। नेक्स्ट है जी क्वेयर। क्वेयर अजीबोगरीब, सस्पिशियस, अजीब, ऐसा ऐसा वो कोई बात कि जिससे तजस्सुस पैदा हो, तो दैट इज कॉल्ड क्वेयर। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, फार्म हाउस ऑब्वियसली रुकने की जगह है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, फ्रोजन जमीन को कहते हैं। मुंजमद भी कह सकते हैं, मुंजमद या जमी हुई सेम मीनिंग होता है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल के सबसे गहरी, सबसे अंधेरी, सबसे तारीख, डार्केस्ट तारीख। तारीख, शाम है, ठीक है। तो जो घोड़ा है उसको आप वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स कोई भी कह सकते हैं, यानी दुनिया की चीजें जो है वो इंसान यानी जानवर जो है, दूसरे जो इसी तरह के और चीजें हैं, वो इंसान के वजूद को बड़ा अजीब समझते हैं कि मालिक बना दिया गया इन चीजों का उसको, और उसके बाद इफाल पर वो बड़े अजीबोगरीब तासरात का इजहार करते हैं। तो ये इसका हिडन मीनिंग जो है वो भी चल रहा है साथ साथ। ये इसका हिडन मीनिंग है। जाहिर तौर पे तो वो घोड़ा है और घोड़ा उसको अपने मालिक की जो तरीक़ेकार है और जो अहकामात है उनको समझता है, तो उसको ये बड़ा अजीब लगा कि इस जगह रुकने की कोई वजह नहीं थी, कोई फार्म हाउस करीब नहीं है, यानी कोई खाने पीने की जगह करीब नहीं है, कोई आराम करने की जगह करीब नहीं है, ये जंगल में रुक के मालिक क्या कर रहा है। तो सफर करने वाले घोड़े जो होते हैं उनको इन चीजों का थोड़ा सा पता होता है, यानी जैसे जानवर अगर कुछ अरसे तक एक ही चीज करता रहे तो उसको अंदाजा हो जाता है कि ये आदत है इस बंदे की, या वो समझ जाता है। तो ये इसका जाहिर मीनिंग है। और वो जो घोड़े का, जब मैंने कहा था कि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इससे मीनिंग मुराद हो सकते हैं, तो ये इसका हिडन मीनिंग है, डीपेस्ट मीनिंग है या डीप मीनिंग कह रहे हैं।
ये फर्क है। कहते हैं he gives his hardness पहला शेख, hardness कहते हैं आज नहीं ले रहा अभी, जो अभी नहीं ले रहा, अभी वो शो नहीं हो रहा। गले की जो घंटी होती है वो जो जानवरों के गर्दन में और जो पट्टा सा डाला जाता है उस पर बाद का कुछ बेल्स लगी होती है, तो जानवर उनको कभी कभी जो है वो हरकत देते हैं, उसको हिलाते हैं, शेक हिलाना, तो वो उसको हिलाता है। हिलाने का मतलब ये है कि वो उसको थोड़ी सी हरकत देता है और गर्दन को थोड़ा सा हिलाता है ताकि पता चले कि वो कुछ कहना चाहता है। तो हार्नेस बेल शेक, इसका ये मीनिंग है कि वो मुतवज्जा करता है अपने मालिक को, मुतवज्जा करने के बाद वो असल में जाहिर करने की कोशिश करता है कि कुछ गलती है यहाँ रुकने में, यानी किसी गलती की वजह से आप यहाँ पे रुक गए, यहाँ कोई चीज नहीं ऐसी देखने वाली, या कोई और हिकमत है, कोई और वजह है, कोई परेशानी है, तो वो असल में देखना चाहता है कि क्या मकसद है यहाँ पे रुकने का। तो आज देयर इज सम मिस्टेक, भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूछता है कि कोई गलती है, गलती लगी है यहाँ पे रुकने में। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, क्योंकि वजह उसकी ये बयान की कि यहाँ पे तवज्जो वाली कोई चीज ही नहीं है, स्वीपिंग साउंड है। स्वीप कहते हैं किसी चीज को बहाने की, जैसे आप कहते हैं स्वीप जो है झाड़ू को भी कहते हैं, या जब पत्ते जो है हवा के साथ, सूखे पत्ते जो नीचे गिरे होते हैं वो जब उसके साथ आगे को चलते हैं हवा के जोर पे, तो उसको कहते हैं स्वीपिंग साउंड। तो इसी तरह वो जो झाड़ू जब देते हैं घर में या सफाई करते हैं, तो जो स्वीपर होता है जो भी, उससे झाड़ू देने की जो आवाज होती है उसको भी स्वीपिंग साउंड कह सकते हैं। तो वो आवाज क्योंकि बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसलिए जो घोड़ा है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आवाज है ये स्वीपिंग साउंड है, यानी आहिस्ता आहिस्ता हवा चलने की जो आवाज है ये बड़ी कम है, ये तो तुम्हें अपनी तरफ खींच ही नहीं सकती, यानी तवज्जो का बाइस नहीं है। तो स्वीप, स्वीप का जो मतलब है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और इसका जो वैसे मीनिंग हो सकता है स्वीप का वो है गुजरने की आवाज, मतलब किसी चीज को धकेलने की कम आवाज के साथ, धकेलना भी कर सकते हैं। मैं बात लिखता हूँ। सभी माइक नहीं लगाए, साउंड का फर्क पड़ रहा है। चलिए अच्छा, ये है धकेलना। किसी को धक्का लगाना या धकेलना जो है ये स्वीपिंग साउंड आप कर सकते हैं। बाकी स्वीपिंग साउंड का मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है। ऑफ इजी विंड, इजी विंड, इजी यहाँ पे वर्ड जो है वो स्लो के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, आहिस्ता। इजी विंड, आहिस्ता आहिस्ता हवा के चलने की जो स्वीपिंग साउंड है उसको यहाँ पे बयान करें। एंड डाउनी फ्लेक्स, डाउनी कहते हैं नरम को, हल्के फुल्के, हल्का या नरम, और फ्लेक बर्फ का गाला। तो बर्फ का जो छोटे, बर्फ के जो छोटे छोटे, जब बर्फ गिरती है तो छोटे छोटे जो उसके जर्रे से होते हैं बारिश के कतरों की तरह, लेकिन उससे नरम होते हैं, उसको हम फ्लेक कहते हैं। डाउनी फ्लेक, जो नरमो मुलायम हल्के से जो फ्लेक्स होते हैं उसके जर्रे होते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे दो ही साउंड है, यानी एक हवा के आहिस्ता चलने की आवाज और दूसरा
हल्की हल्की बर्फ गिरने की आवाज, और दोनों ही आवाजें इतनी कम है कि वो सुनाई नहीं दे रही। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसने राइटर को, जिसने इस शायर को, ट्रेवलर को मुतवज्जे किया कि वो यहाँ पे रुक गया। अब इसका जो है, जो डीप मीनिंग है वो ये हो सकता है कि दुनिया में अमूमन ऐसी चीजें जो होती हैं जिनका कोई मकसद या कोई खास बड़ा मकसद नहीं होता बाज़ औक़ात, या वो उनका मकसद हयात नहीं होता। आप इस तरह समझ लें कि दुनिया की चीज़ों का मकसद, दुनिया की चीज़ें हासिल करना मकसद हयात नहीं अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है वो रुक जाता है, उनको देखता है। तो घोड़ा ये समझ रहा है, यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इंसान के इस आदत को अजीब बड़ी समझते हैं कि जिस जिंदगी और जो दुनिया है ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो ये सिंपल सा इसका डीप मीनिंग है, और ज़ाहिरी मीनिंग तो आपको पहले बता दिया। द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल घना भी है, अच्छा भी है, लवली अच्छा प्यारा, लेकिन उसके बावजूद डार्क है, यानी उसमें अंधेरे भी हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अब वो शायर कहते हैं इंसानियत को मुखातिब करके, यानी अपने आप को पूरी इंसानियत का नुमाइंदा समझ के, जाहिर करके, कि इंसान कुछ वादे अल्लाह ताला से करके आया। एक सिंपल वे ये है कि वो कहते हैं मैंने कुछ वादे पूरे करने हैं, कुछ लोगों के साथ मैंने वादा किया था, मैंने वहां पे पहुंचना है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। और जो डीपर मीनिंग है कि इंसानियत या इंसान, हर इंसान अल्लाह ताला से कुछ वादे करके है जो उसने निभाने हैं, यानी ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उसे कोई ख़ास फ़राइज़ और मकासद अंजाम देने के लिए बनाई। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले, यानी आज सूरज गुरूब होने से पहले, मेरे सोने से पहले मैंने कुछ काम लाजमी करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और ये दूसरी लाइन जो ये मकसद जाहिर कर रही है, दोहराई गई ये लाइन, ये यहाँ पे बयान करती है कि ये पोएम जो है दो लेवल्स पर, दो मकासद या मतलब मतालिब के लिए एक्सप्लेन की जा सकती है। और शायर का भी असल में ये मकसद है, एक उसकी आम इंसान की जो ज़िंदगी है, वो तकरीबन सारे इंसानों की ज़िंदगी होती है। इंसान पैदा होता है, कुछ ज़िंदगी में कुछ फ़राइज़ सर अंजाम देता है, कुछ इंसान ज़्यादा दुनिया की तरफ चले जाते हैं, कुछ दीन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं जो दोनों चीज़ों को निभाते हैं, और इसके बाद फिर अल्लाह ताला के रज़ा के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ अल्लाह ताला की नाराज़गी के खिलाफ नाराज़गी मोल लेते हैं, ऐसे काम करते हैं, और आखिरकार स्लीप, मर जाते हैं। तो ये जो दो सेंटेंसेस को, इस सेंटेंस को दो दफा जो रिपीट किया गया है, इसी का यही बात हमें समझा रही है कि ये शायर का मकसद दो लेवल पे पोएम को एक्सप्लेन करना था। एक उसका ज़ाहिरी तजर्बा है, और एक उसका सारी ज़िंदगी या दुनियावी सारी इंसानियत का तजर्बा है। तो ये चीज़ आपको अब यहाँ से पता चल गई होगी कि एक फिक्रे को दोबारा दोहराने का भी एक ख़ास मकसद शायरों का होता है। तो पोएम जो होती है जिसमें कम अल्फाज में डीपेस्ट मीनिंग या बहुत ज़्यादा लेंथी मीनिंग बयान किए जाते हैं, तो उसमें भी एक चीज़ वाज़ेह होती है कि कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग समेटे जाए। तो दो लाइनों का मकसद भी यही है। ठीक है, ये इसका जो है वैसे वर्ड मीनिंग हो गया। अब हम इसको जो है वो नोट से पढ़ते हैं, क्योंकि जो समरी है वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। समरी जहाँ मर्जी से करें। मैं इसको नोट से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये आपके पास भी मौजूद है, और ये जो है इसका जो रिटन फॉर्म में है, ये आपको यहाँ से ज़्यादा आसानी से जो है नोट से दस्तियाब होगी, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखूँ, आप कॉपी करें, और फिर एक लेंथी प्रोसेस होता है, और समरी के नंबर 5 ही होते हैं। तो उसमें अगर हम कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जैसा कि हमने लर्निंग आउटकम में पढ़ा था, तो उससे हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं एक आम सी समरी पे, लेकिन अगर उसको तरीक़ेकार से लिखा जाए। तो लेट्स स्टार्ट। समरी जो है, एक है समरी नंबर 1 है जो लेंथ, जो थोड़ी सी शॉर्ट है। समरी नंबर 2 है जो थोड़ी सी लॉन्ग है। तो मैं समरी नंबर 1 पढ़ता हूँ, और जैसा कि अभी बताया फिर उसको डील करते हैं। द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट
मूविंग लिरिक्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मूविंग लिरिक्स जो इंसान को सफर करवाते हैं, उसकी तवज्जो को एक जगह से दूसरी जगह करके ले जाके उसमें उसको सैर करवाते हैं। कहते हैं द वेल नोन अमेरिकन पोइट, जो कि एक बड़ा मशहूर अमेरिकन पोइट है। His poetry focus on themes of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time। वो बड़े प्यारे अंदाज में जो नेचर है उसको, उस पर अपनी तवज्जो मरकूज करता है, उसको बयान करता है, और अपने वक्त के कंटेम्प्रेरी, उस वक्त के जो, और फिलोसॉफिकल जो फलसफा उस वक्त चल रहा था, जो लोगों का स्कूल ऑफ थॉट था, सोचने का अंदाज था, उन दोनों चीज़ों को लेकर वो अपने इस थीम में, जो नेचर का थीम है यानी नेचुरल इवेंट को बयान करते, उस वक्त के जो फिलोसॉफिकल और कंटेम्परेरी इश्यूज है उनको बयान करता है। जैसा कि इस पोएम में भी आपने देखा कि एक सीनरी बयान हुई है, यानी उसका ज़ाहरी सफर है, उसके पीछे उसका एक हिडन मीनिंग है। कंटेम्परेरी एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज जो है वो उसके हिडन मीनिंग में एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको इस पोएम से भी, समरी से भी पता चल गया कि ये दो चीज़ें इसमें बड़े मौसर अंदाज में एक्सप्लेन की गई है। In this poem, the speaker, yani the poet, is returning home after a monotonous and tiresome routine of work। वो अपनी जिंदगी के जो थका देने वाले फराइज हैं उनको अंजाम देकर वापस आ रहा है। He is passing through woods which is lovely, dark and deep। वो एक ऐसे जंगल से गुजरता है जो बहुत खूबसूरत और गहरा घना है, यानी आंखों को अच्छा लगता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ तारीकियां भी हैं। तो the natural enchanting and awesome beauty of the woods compels to stop his horse to enjoy it। जो नेचर है, जो खूबसूरती है इस मंजर की, इस जंगल की, वो जो घोड़ा है उसको रोकती है, कंपेल करती है कि वो वहाँ उनको एंजॉय कर सके। वेयर एज जो पोइट है इसके बरक्स वो उसको एंजॉय कर रहा है। द पोइट द स्पीकर ऑल्सो कम्स टू नो द ऑनर ऑफ द फॉरेस्ट हु लिव्स नियर बाय विलेज। अब ये एक ज़ाहरी लाइन इसमें ऐड कर दी है कि जो स्पीकर है यानी पोइट है वो इसके मालिक को जानता है। ऑब्वियसली दुनिया, अगर हम फॉरेस्ट को दुनिया समझे तो इसका मालिक अल्लाह ताला है। तो वो अल्लाह ताला को पहचानता है, अल्लाह ताला की सिफात से, इस नेचुरल ब्यूटी से, यहाँ के जो नेचर है उसके मनाजिर से उसके अल्लाह ताला के वजूद का पता चलता है। कहते हैं सो द ऑनर विल नॉट प्रोटेस्ट इफ द स्पीकर trespasses and watch fluffy flakes of snow quietly। इसलिए जो ऑनर है वो, उसको ये बात बुरी नहीं लगेगी कि अगर यहाँ से वो स्पीकर यानी शायर गुजरता है, यानी दुनिया में से जो लोग हैं वो ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला जो नताइज पैदा करने वाला है वो लोगों को उनके अमाल पर बाज़ात नहीं रोकता, लेकिन उसके बाद नताइज जो पैदा होते हैं वो फिर उनके अमाल के मुताबिक होते हैं। The poet remarks that his pony horse must be thinking it where to stop at a dark, deserted place। एक वीरान जगह पर रुकने पर जो घोड़ा है वो तजस्सुस में मुब्तला है। Without a farmhouse nearby, क्योंकि करीब कोई फार्म हाउस नहीं है। The horse probably शायद apprehends that there might be some mistake in stopping here। वो ये समझता है कि शायद कोई गलती से यहाँ पे उसका मालिक रुक गया। Apparently ज़ाहिरी तौर पर this is not the proper place to stop it। ये कोई रुकने की मुनासिब जगह नहीं है। That's why he shakes his harness bell to wake his master up from his trance। इसलिए वो ये समझता है कि जैसे जो, ठीक हो गया, जैसे जो मास्टर है, जो मालिक है, वो किसी ट्रांस में है, किसी खास कैफियत के तहत है, तो वो उसको जगाने की, उसको उस हालत से दोबारा दुनिया में लाने की कोशिश करता है अपने जो गले की जो घंटियां उनको हिलाकर। कहते हैं देयर इज नो साउंड इन दिस bewitching ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सेप्ट द सॉफ्ट साउंड मेड बाय विंड एंड फॉलिंग ऑफ जेंटल फ्लेक। ये हम पहले भी कर चुके हैं। पोएम में सिंपल सा है कि वहाँ पर और कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ जो हवा की हल्की हल्की चलने की आवाज़, और वो बहुत मामूली होती है। On this point, feelings, emotions, and the provocations of nature allure him into the realm of imaginative beauty।
उसकी जो तखयलाती ख्याली जो खूबसूरती है, उसके तस्वुरात, उसकी जो एहसासात हैं वो उसको उस कैफियत में ले जाते हैं। द स्पीकर माइट हैव स्टॉप टू एंजॉय द फैसिनेटिंग ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड बट ही कांट स्टॉप। वो इस खूबसूरती को मजीद अपने अंदर समोना चाहता है लेकिन रुक नहीं सकता। हिज पोनी हॉर्स रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। उसका घोड़ा यानी दुनिया की जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसको याद दिलाते हैं कि अभी बहुत काम पड़े हुए हैं। दुनिया के लोग उसको याद दिलाते हैं कि बड़े काम इंसान ने भी जिंदगी में करने हैं, तो वो आगे चलता रहे बजाय सिर्फ नेचर को देखने के। एंड हिज ऑब्लिगेशन, और उसके बड़े फ्राइज हैं, बाय शेकिंग हिज हार्नेस बेल, अपने घंटियों को हिला के। सो ही रिमेंबर्स दैट ही हैज प्रॉमिस टू कीप एंड मच मोर इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू। इसलिए उसे याद आ जाता है कि उसने बड़े काम करने हैं, बहुत सारे वादे निभाने हैं जो वो करके आया है अल्लाह ताला से या अपने घर वालों से, दोनों लेवल पे मैंने बयान कर दिया। एंड स्टिल माइल्स टू गो बिफोर टेकिंग रेस्ट, और आराम करने से पहले या दुनिया छोड़ने से पहले उसने कई काम करने। Therefore he says that he must give precedence to fulfill promises, इसलिए उसे अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। Undoubtedly the poem is a superb example of craftsmanship in which the poet presents a fine philosophy of life successfully। यकीनी तौर पे ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी को, ज़िंदगी के तरकीब को समझाने के लिए ये पोएम एक मास्टरपीस है। इट इज़ नो लेस देन अ सिम्बॉलिक मास्टरपीस, और ये एक अलामती तौर पे बहुत ही अच्छी तहरीर है, एक अच्छा नमूना है समझाने के लिए। अच्छा जी, इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि ये दुनिया आर्जी है, हमें इससे ये समझ आई। दूसरी, हमारे पर कुछ फ़राइज़ हैं जो हम भूल जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आयद होते हैं, वो हमने अदा करने हैं। जो ड्यूटीज़ हैं वो हमने अंजाम देनी है, उसमें बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो कम लेवल की हैं, जैसे रहना सहना माँ बाप वगैरह से, और कुछ कि अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना, ये और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुख्तलिफ काम करना, ये बड़ा लेवल है। तो ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें शामिल हो सकता है और होना चाहिए। अब जी ये सारा कुछ जो है इसके होने के बाद जो पोएम है, इसके आपने समरी जो है वो लिखनी है, उसको याद कर लेना है, उसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर लेना है। और एक और चीज़ उसमें बड़ी अहम होती है, वो जो हमने पहले एक्सप्लेन नहीं की, वो है उसमें टेक्निकल चीज़ें जो है, टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल। जैसे अभी हमने बताया एलिट्रेशन, यहाँ पे मैंने लिखा था, आप तो मीनिंग लिखती है। एलिट्रेशन एक थी और दूसरा इमेजरी। इनको भी थोड़ा थोड़ा इनका रेफरेंस देना होता है, ताकि ये चीज़ें जाहिर कर दी हैं कि आपने वाकई पोएम को पढ़ा है, थॉरोली इसको समझा है, और एग्जामिनर को ये बताने के लिए इसमें बड़ी आसानी होती है कि ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो पोएम का मकसद जो है, उसका समरी का मकसद जो है, एक समरी का ज़ाहिरी मीनिंग समझ आए, अगर उसका हिडन मीनिंग है वो समझ आए, उसमें टेक्निकल डिवाइसेस या टेक्निकल चीज़ें जो है, ग्रामेटिकल चीज़ें जो है वो आपको समझ आए, और एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपने देना होता है। तो ये चार चीज़ें अगर आप समरी में लिख लेते हैं, समरी बेशक आम सी हो लेकिन ये चीज़ें इनको खास बना देती हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से आसान अल्फाज के साथ, नाम के मुश्किल अल्फाज के साथ, जैसा कि स्टूडेंट के जहन में होता है कि मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो फिर एग्जामिनर मार्क्स देगा, हम आसान जुबान में भी समरी लिखकर तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं या फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो ये जहन में रखें आप कि इन चीज़ों को आप अगर शामिल करेंगे तो आप समरी को बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। जैसा कि इस पोएम में दोनों लेवल चले हैं, समरी जो हमने पढ़ी है अभी, इसमें दोनों लेवल पर ज़ाहिरी और हिडन मीनिंग उसके दोनों बयान हुए। तो इनको समझे दोनों को मीनिंग को, और इसको फिर तैयार करें। इसमें टेक्निकल डिवाइसेस जो है वो पार्ट शामिल नहीं था, आपने एलिट्रेशन का थोड़ा हवाला दे लेना, इमेजरी क्या होती है वो अभी जब हम पढ़ेंगे वो भी दो एक लाइन ऐड कर दें, उसमें शामिल हो जाएगी। और आखिर पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इसमें अभी नहीं है, लास्ट पे थोड़ा सा उन्होंने दिया है, लेकिन उसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, दो चार सेंटेंसेस। तो ये आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन अगर आपने पूछने हैं तो पूछते हैं, मैं देखता हूँ आपने पूछे हैं अगर क्वेश्चन तो देखते हैं। फ्रोजन का मीनिंग जी जमी हुई, मुंजमद। नेक्स्ट है जी लिरिक्स। लिरिक्स कहते हैं जो उतार चढ़ाव होता है पोएम का, उसको कहते हैं। ये क्वेश्चन दो पूछे गए थे, इधर से मैं दूसरी साइड से देखता हूँ।
फ्लेक कहते हैं बर्फ का जो गाला होता है, छोटे छोटे जो जरे होते हैं नरम नरम से, उनको फ्लेक कहते हैं। तो जी स्वीप किसी चीज को धकेलना, जैसे हवा जो है पत्तों को धकेलती है तो उसकी जो एक स्वीपिंग साउंड बनती है, झाड़ू दें तो उसकी एक स्वीपिंग साउंड होती है, तो वो हल्की सी आवाज को स्वीपिंग कहते हैं। वो झाड़ू से या हवा के जरिए जो चीजें धकेली जाती हैं, स्वीपर उसी से लफ्ज है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। तो और कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब नहीं है आपका रह गया। समरी आपने जी लर्न करनी है, ऑब्वियसली आपने समरी लर्न करनी है ताकि इसका पता चल जाए आपको कि क्या क्या चीज़ें, और मैंने जो चीज़ें ऐड करवाई हैं इसमें दो तीन वो आप कर लें। एक इसमें टेक्निकल डिवाइसेस है, एलिट्रेशन इमेजरी, दूसरी चीज़ जो है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपने ऐड कर लेना है। बाकी समरी जो है वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों लेवल पे वो आपको आसानी से दस्तियाब हो गई है, तो इसलिए बेहतर है कि वही तैयार करें। अगर सहूलत होती क्लास की जैसे होता है तो फिर वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा भी देता, ठीक है, तो वो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाती, लेकिन बहरहाल इसमें से अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में।